Hello students, how are you all? I am Krishan Kumar. We discussed about our last lecture, lecture number first, about matter in our surrounding. Now we will continue our topic. Today we will discuss about a new topic, states of matter. States of matter we can discuss there. तो आज हम जो पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने डिस्कस किया था उसके अलावा हमारा जो एक टॉपिक लास्ट स्किप कर गए थे हम, तो उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है इस चीज़ को हम समझेंगे। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन था, हम लास्ट क्लास में ही पढ़ के आए रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था। तो रॉबर्ट हुक ने तो सेल ढूंढा था, ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी सेल के अंदर, जो बॉडी के अंदर होता है। लेकिन हम यहाँ पर उन्होंने ही उनके ही नाम से ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दिया गया है। अब पूछा जाए व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रीली इन एनी डायरेक्शन। जिगजैग बोल दिया तो फ्रीली रहेगी, जिगजैग मूवमेंट रहेगी यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ब्राउनियन ने बताया था जैसे कोई पार्टिकल कंटेनर है आपके पास, बीकर है, आप टेम्परेचर तो जिनकी जो मूवमेंट रहेगी वो फिक्स नहीं रहेगी, कोई भी पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकता है। तो अपने नाम से उन्होंने ये मूवमेंट को नाम दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये आपको बिल्कुल ईजी सा टॉपिक था, ये इतना ही समझना था। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होते हैं, जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, किधर भी पार्टिकल क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट हमारा हो जाएगा। इसमें ही हम पढ़ेंगे, हम स्टेट्स ऑफ मैटर उसको देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। States of matter generally physically we know that at room temperature matter exists normally in 3 states, solid, liquid and gas, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब हम इसको हम पढ़ेंगे कि 3 स्टेट हमारे पास जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। जो मैटर होता है हमारे पास एग्जिस्ट करता है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस के अंदर, जनरली रूम टेम्परेचर पे। नॉर्मली तो मैंने आपको बताया 5 टाइप्स है यहाँ पर, प्लाज्मा और बीईसी भी है, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर हमें वो नहीं मिलते हैं। जो प्लाज्मा मिलता है वेरी हाई टेम्परेचर और जो बीईसी मिलते हैं वेरी लो टेम्परेचर। तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है, वी नो दैट सॉलिड इज ऑल्सो एग्जिस्ट, गैस एग्जिस्ट एंड लिक्विड इज ऑल्सो एग्जिस्ट। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे वही जो 6th क्लास से अब तक आप पढ़ते आए हो, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो डिफरेंस हम करेंगे, तो इसीलिए हम इनको कंपेयर ही कर लेते हैं एक साथ। उसमें सॉलिड के बारे में कंप्लीट आ जाएगा, लिक्विड के बारे में कंप्लीट आ जाएगा, गैस के बारे में कंप्लीट आ जाएगा। तो क्या क्या हम पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो कुछ हमारे पास टॉपिक रहेंगे जिन पे हम उनको कंपेरिजन करेंगे। जैसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम शेप पे बात करेंगे, ठीक है। तो शेप हमारा जो टॉपिक रहेगा, वी नो दैट सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड एंड गैस आर नो शेप। सॉलिड की जो शेप है वो डेफिनेट शेप है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, तो पहला ही टॉपिक है हमारा, इसको नीचे लिखते हैं, ये हमारी हेडिंग हो गई। तो टॉपिक फर्स्ट आ गया हमारे पास शेप। तो इसकी जो शेप है वो डेफिनेट शेप है, यस, नो शेप, नो शेप। तो सॉलिड जो है उसकी डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड और गैस की डेफिनेट शेप नहीं होती। ये पहला ध्यान रखना आपको पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम। वॉल्यूम कंपेयर करेंगे हम इनका। तो सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बट गैस हैव नो शेप नो वॉल्यूम। गैस के पास ना शेप होती है ना वॉल्यूम होती है। इस चीज़ को समझ लेते हैं। नॉर्मली आपने घर में जो चीज़ देखी होगी, जैसे अभी मेरे हाथ में मार्कर है, ये सॉलिड है तो इसकी एक शेप है। जनरली यूँ नहीं है कि आपने अब इसको शेप में इसमें देखा, थोड़ी देर बाद ये किसी और शेप में मिलेगा, तो सेम शेप में आपको मिलेगा, दिस इज़ सॉलिड, हम ये बोलेंगे कि ये सॉलिड है। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती। शेप क्यों नहीं होती? इफ़ वी पोर इन एनी कंटेनर इट कैन अटेंड देयर शेप। जिस भी बर्तन में आप लिक्विड को डालते हैं वो उसकी शेप ले लेगा। अब एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर इसको रफ कर देंगे हम लोग। तो एग्जांपल देखिए,
अब जैसे सॉलिड है, अगर हमारे पास कोई क्यूब है तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, आप कहीं भी रखिए इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। अब आपने लिक्विड एक तो इस ग्लास के अंदर रखा, एक ऐसी शेप के अंदर रखा और एक ऐसी शेप के अंदर लिक्विड को, तो वो लिक्विड जो होगा वो यहाँ पर ऐसी शेप ले लेगा, यहाँ पर ऐसी, तो इसका मतलब लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती, वो जिस भी बर्तन में आप उसको डालते हो वैसी ही शेप ले लेता है, ठीक है। गैस की तो कोई शेप होती नहीं, जैसे भी कंटेनर में आप डालोगे वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये हमें पता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वॉल्यूम, जो हम पढ़ रहे थे। अब जो लिक्विड है और जो सॉलिड है का वॉल्यूम फिक्स है। अब जो सॉलिड होता है, जनरली हम इसके बारे में बात करते हैं, तो जो सॉलिड होता है इसका फिक्स वॉल्यूम है, जो भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है हमारे पास, जैसा भी होगा, वो ट्रायंगल शेप में हो, रेक्टेंगल शेप में हो, क्यूब शेप में हो, तो हम इसका वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड की जनरली आप लोग जो किलोग्राम के अंदर लिक्विड को लेते हो, जैसे घर में हम दूध 1 किलो लेते हैं, किलो में होता ही नहीं है लिक्विड, क्योंकि वॉल्यूम सेम होता है लिक्विड का, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो सेम होता है। जैसे कि आप जो दूध लेते हो वो 1 लीटर होता है, अब पानी 1 लीटर और दूध 1 लीटर, अगर आप दोनों को तोलने लग जाओगे तो डेंसिटी पानी की ज़्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पानी हैवी होता है, तो 1 लीटर में, 1 किलो में अगर हम बात करें तो पानी कम आएगा और दूध ज़्यादा आएगा, दूध की डेंसिटी कम होती है। इसीलिए लिक्विड का हमारे पास ये इलाज नहीं था इसको तोलने का, तो हमने लिक्विड को किस में लिया, यहाँ पर जो हम लिक्विड लेते हैं वो लीटर के अंदर मेजर करना शुरू किया। तो लीटर में अगर आप दूध भी 1 लीटर लीजिए, पानी भी 1 लीटर लीजिए, शहद भी 1 लीटर लीजिए, तो वो क्वांटिटी इक्वल होगी, ठीक है। इसीलिए जो दूध वाले तो पाउंड रखते हैं, उसमें 1 लीटर ही आएगा, आधा लीटर ही आएगा, तो वो लीटर के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट हो, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है। गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, रीजन सुन लीजिए उसका। अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक बड़ा सिलेंडर है, इसमें हमने सिर्फ जस्ट 5 ग्राम गैस को फिट किया हुआ है और इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर है, 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं इतने ही पार्टिकल है। अगर इसको हम छोटे बर्तन में डालते तो छोटे बर्तन में भी आ जाएंगे पार्टिकल, उससे छोटे में डाल रहे हैं तो भी आ जाएंगे, और इसके लिए अगर आप चाहे इससे बड़ा बर्तन भी बना दीजिए तो ये उसमें भी फैल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, जो गैस है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ये वैसी शेप ले लेती है, मतलब शेप तो क्या लेती है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है इसके अंदर, ये फैल जाती है, किसी भी कंटेनर के अंदर डालोगे उतना स्पेस ले लेगी जितना उस कंटेनर का शेप ले लेगी वैसी, और उसका जितना वॉल्यूम था सारा कवर कर लेगी। थर्ड पॉइंट है रिजिड स्ट्रक्चर, यानी कि रिजिडिटी। तो सॉलिड रिजिड होते हैं हमें पता है, लिक्विड रिजिड नहीं होते और गैस भी रिजिड नहीं होती है, ठीक है। तो जो सॉलिड है वो रिजिड स्ट्रक्चर रखते हैं, रिजिड होता है जिसकी डेफिनेट शेप साइज हो, उसको ही रिजिड बोलते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा समझा देते हैं, इसको +1 में आप और डीपली पढ़ोगे, जर्नली तो आप पढ़ चुके हो, और आगे 9th में ही पढ़ोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब आए रिजिड बॉडी के बारे में। तो रिजिड बॉडी क्या होती है इसको समझिए पहले आप। जैसे सपोज कीजिए मार्कर है, या मैं यहाँ बना देता हूँ, तो रिजिड बॉडी क्या होती है, हम इसके 2 पॉइंट कंसाइड किए हमने, 1 पॉइंट इज ए एंड अनदर पॉइंट इज बी। तो ये 2 पॉइंट हम कंसीडर करके चलते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 1 मीटर है, मानना है सिर्फ, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम वी अप्लाइड ऑन फोर्स, इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे। आफ्टर दैट वी नोट डाउन द पार्टिकल डोंट चेंज देयर पोजीशन, ये पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज ना करे, और कर भी ले तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स वी कंसिडर्ड आर रिमेन सेम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए। इसका मतलब ये रिजिड है। ये मार्कर हम यूज़ कर रहे हैं, इसको चाहे आज यूज़ करें, कल यूज़ करें, परसों, कभी भी, कितना भी टाइम हमें यूज़ करते हुए हो जाए, ये अपनी शेप नहीं बदलेगा, इसके जो पार्टिकल जहाँ पर है वहीं पर ही रहेंगे, इसका मतलब ये रिजिड है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर मूवमेंट होता है, फ्लोडिटी होती है, फ्लो करता है, तो वो पार्टिकल का जो मूवमेंट बन जाता है, और गैस के अंदर भी तो वो रिजिड नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे 4th पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा, पहले तो बनाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लो एक बीकर में मैंने सॉलिड के पार्टिकल बनाए, तो वो क्लोज होते हैं। अब कोई चीज़ क्लोज है तो उसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग होगी। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। और गैस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो अब यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, तो इनकी जो फोर्स है वो उसी पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। तो कैसे, अब देखिए, इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट पार्टिकल आर वेरी क्लोज ईच अदर, देयरफॉर द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू सॉलिड, दे आर फॉर, ये दूर होते हैं,
एंड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, एंड दिस इज वेरी वीक इंटर, ये बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, ठीक है, कहेंगे नेग्लिजिबल। तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मान लो ये सॉलिड चीज़ इसके अंदर से हम पास नहीं कर सकते। स्पेस पे आएंगे, अभी अगले टॉपिक में आएगा इंटरमोलिकुलर स्पेस पढ़ेंगे। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो हमेशा सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती है, इसीलिए सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और लिक्विड स्टेट के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स एज कम्पेयर टू गैस मोर, बट एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या होती है, कम होती है। और इसीलिए क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फ्लो कर सकता है। आपसे पूछा जाएगा फ्लोडिटी क्यों होती है लिक्विड पे, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ पार्टिकल आर वीक एज कम्पेयर टू सॉलिड, देयरफॉर द कंटिन्यू मूवमेंट, ये अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू बना के रखते हैं, इसलिए फ्लो कर पाते हैं गैस और लिक्विड, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स का। तो वेरी हाई या स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे वेरी हाई कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर हाई होती है मतलब उससे कम, और यहाँ पे वीक, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है यहाँ पर इनको कंपेयर करने का, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है यानी कि जो पार्टिकल उनके बीच का स्पेस, अभी हमने सॉलिड का डायग्राम बनाया था जो कि आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, सॉलिड का जो हमने डायग्राम बनाया था तो वो बहुत ही वीक सॉरी उनके बीच में जो गैप था वो नहीं था, ना के बराबर था। तो द इंटरमोलिकुलर स्पेस आर वेरी लो और नो, इनके बीच में स्पेस, वैसे तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि स्पेस ना होता है, बट इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है गैस के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर भी, इसके अंदर मच मोर कर लीजिए आप, मच मोर और वेरी लेस, बहुत कम होता है। इसीलिए आप चाहो तो इसके अंदर से आपका हाथ जो है आर पार नहीं जाता है। लिक्विड के अंदर हम हाथ को अगर प्रेस करें तो चला जाता है अंदर, और गैस से तो हम नॉर्मली, ये हमारे सराउंडेड गैस ही होती है, तो इसमें हम अपना हैंड मूव करेंगे तो होगा, बिकॉज द स्पेस बिटवीन पार्टिकल आर मच मोर, जो पार्टिकल उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो 6 पॉइंट हम करेंगे यहाँ पर, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट हम इनको पढ़ते रहेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 6 पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पर हम इसका जो 6th पॉइंट पढ़ेंगे वो डेंसिटी पे आ जाते हैं। जो सॉलिड है, जो डेंसिटी होती है, पहले तो इसको समझिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई में वॉल्यूम। यहाँ से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो डेंसिटी जो डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी उतनी ही कम होगी, बिकॉज द डेंसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल ही समझ लीजिएगा आप एक बार। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होती जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी वॉल्यूम कम होता जाएगा। हाँ, मास अगर बढ़ता तो डेंसिटी जाता। अब बात करते हैं सॉलिड पे। तो सॉलिड आपको पता है डेंसिटी जो होगी सॉलिड की वेरी हाई होगी, वेरी हाई। इसकी डेंसिटी भी ठीक ठाक होती है, एज कंपेयर टू सॉलिड तो कम होती है बट हाई होती है। और यहाँ पे वेरी लो, कारण बताएंगे वेरी लो होने का, क्योंकि जो वॉल्यूम सॉलिड का बहुत कम होता है और मास ज़्यादा होता है, तो देयर फॉर द डेंसिटी इज़ वेरी हाई। लिक्विड का वॉल्यूम एज कंपेयर टू सॉलिड मोर होता है, लेकिन फिक्स तो होता है एटलीस्ट, देयर फॉर द डेंसिटी इज़ हाई एंड गैस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम ही डेफिनेट नहीं है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। अगर 2 पार्टिकल भी तो पता नहीं कितनी जगह ले लेंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा 7th जो पॉइंट रहता है यहाँ से, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 7th पॉइंट रहेगा कंप्रेसिबिलिटी। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर सॉलिड को पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है ये समझेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी तो किसी को कंप्रेस करना, तो वी नो दैट सॉलिड वी कांट कंप्रेस, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश करें टूट जाएगा, वो अलग बात है। लिक्विड को थोड़ा कर पाएंगे या ना के बराबर ही है वो भी। गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर पाते हैं और ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कंप्रेसिबल लिक्विड और सॉलिड नहीं होते हैं, नो लिख दीजिएगा, नो लिख दीजिएगा।
और यहाँ पर यस लिख दीजिएगा, क्योंकि जो गैस है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है हमारे पास, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जो सॉलिड है वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को हम कंप्रेस उसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितना वॉल्यूम वो तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज नेग्लिजिबल वॉल्यूम। इस कंप्रेसिबल का बेनिफिट कहाँ मिलता है, जैसे आप मान लीजिए अब जो साइकिल के टायर होते हैं या फिर बाइक का टायर होता है, उसमें आप हवा भरते हैं ट्यूब में, तो हवा इसीलिए भर पाते हैं कि कंप्रेस होती है। हमारे घर में जो रसोई गैस, जो एलपीजी गैस सिलेंडर आता है, उसमें जो गैस फिल कर दी जाती है, तो वो भी कंप्रेसिबिलिटी के कारण ही, गैस को हम एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इसमें सबसे बढ़िया फैक्टर है। ठीक है, तो कंप्रेस करते हैं हम उसको, प्रेशराइज करते हैं और कंप्रेस करने में ऐसा हो जाता है। इसका एग्जांपल आप नॉर्मल यूँ भी दे सकते हैं कि सिरिंज लेनी है आपको 3, ठीक है, 1 सीरीज में आपको क्या करना है, नमक डाल लेना है, तो उसको प्रेस करोगे नहीं होगा, आगे से बंद रखना उस सीरीज को, ये ध्यान रखना, उस सीरीज को यानी कि इंजेक्शन लेना है, और पिन नहीं होनी चाहिए, नीडल नॉर्मल जो प्लास्टिक पोर्शन होता है पीछे का वो। उसके बाद यहाँ पर भी लिक्विड डाल के उसको हाथ पे रख के आगे से पीछे प्रेस करेंगे, तो लिक्विड को जब जगह ही नहीं मिलेगी तो उसको स्पेस कैसे देगा। लेकिन गैस में पिचकारी से आपने कई बार किया, आगे हाथ लगा के हम पूरी कंप्रेस कर देते हैं, छोड़ते ही बैक आएगी, वो बात अलग है, लेकिन हम कंप्रेस कर सकते हैं। 8th पॉइंट जो है वो काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हम इसमें लिखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर किसकी ज़्यादा किसकी कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जिससे पार्टिकल मूव करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल है वो तो ऑलरेडी फिक्स होते ही अपनी पोजीशन पे, लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं और गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड के अंदर नहीं होती है, लिक्विड के अंदर होती है, ठीक है, और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई। हाँ, सॉलिड के पार्टिकल मूव करते हैं बट देयर मीन पोजीशन, ओसिलेट देयर मीन पोजीशन, और ये आप बोल सकते हो अपनी पोजीशन पे ये मूव करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला डिफ्यूजन। 9th पॉइंट हम हीट कर लेते हैं। हीट का या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, हम हीट और टेम्परेचर एक नहीं होता है, समझिएगा। चलो हम टेम्परेचर ही कर लेते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है या हीट का इफेक्ट क्या पड़ता है, हम टेम्परेचर पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो सॉलिड को टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो आप लोगों को पता है कि मेल्ट और बॉईल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। मेल्ट होता है पिघलना, बॉईल होता है उबालना किसी चीज़ का, ठीक है, हिंदी में गलनांक और कवथनांक होता है ये। तो सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई होता है। लिक्विड का एज कंपेयर टू सॉलिड लो होता है और गैस का बहुत ज़्यादा लो होता है। कारण क्या है, क्योंकि गैस तो नॉर्मल भी रूम टेम्परेचर पे गैस ही होती है, तो इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम, लिक्विड का थोड़ा ज़्यादा और सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हमारे डिफरेंस थे इसमें। और बहुत सारे डिफ्यूजन की बात कर ले, सॉलिड बहुत कम डिफ्यूज़ होता है, लिक्विड ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है, गैस उससे भी ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है। तो ये तो हमारा था सॉलिड लिक्विड गैस। इसमें अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टेम्परेचर रहेगा, उस चीज़ को हम समझते हैं। आप इंपॉर्टेंट टेम्परेचर आपके टॉपिक है सॉरी, और उस टॉपिक में आप कन्वर्जन करोगे, टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक से दूसरी फॉर्म में, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो हम स्केल लेंगे, स्केल से टेम्परेचर मेजर करेंगे, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये 3 स्केल आपको पढ़ाना है और इनको 1 to अदर कन्वर्ट करना सिखाना है। जनरली जैसे आपको बोल दिया जाए कि 10 डिग्री सेल्सियस आपके पास, उसको फ़ारेनहाइट में बदलिए या केल्विन में बदलिए। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, रट्टा सा लगा लेते हैं। क्रैम नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी रट्टा तो लगाना ही नहीं है, हमें उसका एक मेथड समझना है। तो टेम्परेचर हम यहाँ पर करेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर समझिए, डेफिनेशन भी समझेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, डेफिनेशन बनती है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। कोई भी बॉडी है उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस अगर हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, ठीक है। अब टेम्परेचर की जो जनरली एसआई यूनिट होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट हम बोलते हैं, एसआई यूनिट होती है केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। के के साथ कभी डिग्री नहीं आती है, आपको ध्यान रखनी है बात। जनरली बच्चे सोचते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री आती है, के साथ भी लगा दे, ऐसा नहीं है। जो केल्विन है ये एसआई यूनिट, इसके साथ कभी डिग्री नहीं लगती है। अब ये टेम्परेचर हम कन्वर्जन पे आएंगे, 1-2 एग्जांपल भी आपको करवाएंगे।
उससे हम समझेंगे टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, समझेंगे कैसे उसको देखिए। तो यहाँ पर हमें 3 थर्मोमीटर कंसीडर करने हैं, तो मैं यहाँ करवा देता हूँ, समझ लीजिएगा इस चीज़ को, पूरा ड्राइव करेंगे। ये हमने फर्स्ट थर्मोमीटर मान लिया, ये सेकंड थर्मोमीटर मान लिया और ये थर्ड थर्मोमीटर मान लिया, ठीक है। ये 3 हमने थर्मोमीटर मान लिए हैं। तो यहाँ पर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, 2 चीज़ों को कंपेयर करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। और इन तीनों को कैसे, फर्स्ट स्केल हम केल्विन, सेकंड सेल्सियस और थर्ड फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या है, ये जो एक साइंटिस्ट थे फ़ारेनहाइट, जिन्होंने सबसे पहले थर्मोमीटर बनाया था, ठीक है, मरकरी से, पारा से, जिसे हम हिंदी में पारा और इंग्लिश में मरकरी पढ़ते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले थर्मोमीटर बनाया जिसमें हम फीवर मेजर करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट हम इसको बोलते हैं। ये डिग्री में होता है, ये भी डिग्री में होता है, बस केल्विन डिग्री में नहीं होता, और ऐसा यूनिट केल्विन है। तो जनरली हम वाटर के अंदर तीनों थर्मोमीटर को डालते हैं, और किस वाटर में डालते हैं, तो हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और एक नोट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। 2 चीज़ें हम नोट करेंगे जस्ट। तो केल्विन में जो हम फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे उसको देखेंगे, सेल्सियस में देखेंगे और फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस में सभी को पता है, वाटर जो फ्रीज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, फ्रीज कह लो इसको, या फिर आप, ये दोनों ही फॉर्म में मिलता है, आइस और लिक्विड दोनों फॉर्म में 0 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है। और बॉइल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आते हैं केल्विन में। केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 373। अच्छा, अगर एक्चुअल लिखना है आपको तो 15 भी आगे लगा सकते हैं, लेकिन हम 0.15 को हटा सकते हैं, जनरली 273 पढ़ते हैं। एक्चुअली निकालना है तो 273.15 केल्विन होता है, लेकिन हम जनरली इसको 273 ही पढ़ के चलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। और फ़ारेनहाइट की बात कर लें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे पास 3 स्केल है जिनको हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ से आप फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, अभी दिखाऊंगा, मैं कुछ फॉर्मूले बनाऊंगा जिनको बच्चे जस्ट क्रैम कर लेते हैं, रट लेते हैं, सीधा ही रट लेते हैं और सीधा ही बताते हैं। उनसे पूछे जब पता क्या कहते हैं, बस सर यही आता है हमें। तो ऐसा नहीं है, हमें फॉर्मूले को रटना नहीं है, समझना है, आया कहीं ड्राइव कर देंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं इनका कन्वर्जन का। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए, आपस में कंपेयर करने का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे जो हमारे पास टेम्परेचर है केल्विन में, तो और यहाँ पे फ़ारेनहाइट के अंदर है, तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए। तो सबसे पहले उसकी यूनिट के, केल्विन के लिए माइनस में जो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल कितना है 273, ठीक है, 273 ही लेके चलेंगे, 0.15 छोड़ देंगे, ठीक है, नॉर्मली वैसे ही बता दिया मैंने आपको ये। उसके बाद हाई टेम्परेचर माइनस में लोअर टेम्परेचर, 373 माइनस 273 इज इक्वल टू, सेम केस इसके लिए, C माइनस में लोअर टेम्परेचर, C माइनस लोअर टेम्परेचर बाई में हाई टेम्परेचर माइनस में लो टेम्परेचर। हाई है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर 0 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा F माइनस 32 डिग्री सेल्सियस, F माइनस 32 डिग्री सेल्सियस डिवाइड में हाइयर माइनस लोअर 212 माइनस 32, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास, अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। 3 जो टेम्परेचर स्केल है ऑल आर इक्वल विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इक्वल है, इक्वेट कर दिया हमने। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, K माइनस 273 बाई 100 इज इक्वल टू C बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। इनके साथ डिग्री लगा सकते हैं, लेकिन सॉल्व के टाइम लगा देंगे, वो तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है, अगर इसको 2 की टेबल पे कट करना है कर लीजिए, नहीं करना तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ भी, ठीक है। अब समझते हैं आपको क्वेश्चन कैसा गिवन होगा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, ठीक है। तो हम इन 2 को उठा लेंगे, K माइनस 273 बाई 100 इज इक्वल टू C बाई 100, देयरफॉर C इज इक्वल टू 50 डिग्री। C की वैल्यू में गिवन है, आपको मैथ आता है, C 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, K माइनस 273 इज इक्वल टू
सी की वैल्यू कितनी है 50, k इज इक्वल टू 50 प्लस 273, यहाँ से k की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ईजिली हम k फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको कोई पूछ ले कन्वर्ट 98.6 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, तो हम 98.6 को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये दो चीज़ें उठानी पड़ेगी हमें। अब हमें ये स्केल चाहिए, C/100 इज इक्वल टू F-32/180, जो कटता है वो काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, F की वैल्यू ऊपर रखेंगे। C/10 इज इक्वल टू F की जगह 98.6 माइनस 32/18। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 98 माइनस अगर हम 32 करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनती है 0.618, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो 66.6 C कैलकुलेट करना, तो C/10 इज इक्वल टू 66.6/18, C इज इक्वल टू 66.6/18 इंटू 10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये स्केल आपको ध्यान रखना है, लोअर स्केल हमेशा ध्यान रखना है, इनका फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स है, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। और ये फार्मूला जो ड्राइव की हमने कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे बच्चों रट्टे लगाते हैं C/100 F-32/180, फिर इसको काट देते हैं, यहाँ पे ये 5 ऊपर चला जाता है, 9 नीचे रह जाता है, लगभग बच्चे ऐसे याद करते हैं C इज इक्वल टू 5/9 F-32। तो ऐसे आप रट्टा लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फार्मूला, आप इसको समझ सकते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ बने रहिए, जल्द ही हम आपको लेक्चर करवाएंगे। 3rd और 1 या 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।